नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 706 वेबिनार है। वेबिनार नंबर 706। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से सुधेंदु वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो हमें जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार भाग 9 में आगे व्यायाम के बारे में बात करेंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी। नमस्कार सर। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। दिवाली के बाद पहली बार वक्तव्य हो रहा है, तो सभी को सादर प्रणाम करते हुए नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं और ईस्ट का नाम लेके और गुरुदेव को प्रणाम करके शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो मेगा प्रोजेक्ट आदरणीय मितलिया साहब और अन्य गुरुजनों के निर्देशानुसार उठाया था, उसको करते करते दिनचर्या की बात कर रहे हैं। दिनचर्या देखने में तो बड़ा सामान्य लगता है कि दिनचर्या मतलब क्या, बहुत ही साधारण सी चीज है, सभी लोगों के जीवन का भाग है। लेकिन दिनचर्या को डिस्कस करते करते हमको, मेरे ख्याल से ये 9वां वेबिनार है और आगे लगभग हो सकता है कि 9-10 वेबिनार और इस पे जाएं, एपिसोड इस पे जाएं, इसके भाग हों। तो उस हिसाब से कुछ चीजें बड़ी साधारण लगती हैं, लेकिन उतनी साधारण होती नहीं है। तो इसमें वार्तालाप करते करते हम लोगों ने जो विशिष्ट तौर पे 11 पर्टिकुलर टॉपिक्स देखे थे, उसमें प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूस, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, भोजन, सद्वृत और निद्रा, इस तरीके से विविध भाग बनते हैं और उसको हम लोग व्यायाम पे चर्चा कर रहे हैं। व्यायाम की चर्चा करते करते हमने इसका कुछ वर्गीकरण किया था, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था: स्थैतिक खिंचाव, गतिशील खिंचाव और संकुचन पूर्व स्ट्रेचिंग। इस तरीके से 3 तरीके के व्यायाम हम लोगों ने देखे थे, जो कि नम्यक, एरोबिक और एनारोबिक, इस तरीके के जो व्यायाम होते हैं उसके ही परिभाग थे। और उसमें एक जनरल इंट्रोडक्शन देने के बाद चीजों से सामने स्थापित करते हुए हम लोग स्थैतिक खिंचाव में चल रहे थे और जिसमें हम लोगों ने की बात की और उस बाद हम लोगों ने योग की शुरुआत की थी। तो इस चीज का आज सभी जगह बोलबाला है और सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट न आए आपके कोई रोग। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई सारे पाश्चात्य देश योग को अपना चुके हैं, जिसमें बाबा रामदेव का तो योगदान है ही, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे योग प्रचारक रहे हैं इसके पूर्व में, जिन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया और जिसके कारण
इसका महत्व स्थापित हो सका है। अगर पारंपरिक तौर पे देखा जाए तो महर्षि पतंजलि को इसमें विशिष्ट तौर पे माना जाता है कि उन्होंने योग को स्थापित किया था। योग में आज जो हम बात करने वाले हैं वो योगासन की बात करने वाले हैं, और योगासन को मूल तौर पे हठ योग का भाग माना जाता है। हालांकि न मैं का कोई हठ योगी हूँ और न आप सभी होने वाले हैं। हम इसको स्वास्थ्य के दृष्टि से देखेंगे और साधारण स्थिति में साधारण तौर पे मनुष्य कैसे इससे लाभ उठा सकता है उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। इसके पहले जो हमने 2 आसन पे बात की थी वे आसन है पश्चिमोत्तासन और भुजंगासन। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्ध्व सर्वांगासन की। तो ऊर्ध्व सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं, एक साथ अपने पैरों, कूल्हों और फिर कमर को उठाएं। सारा भार आपके कंधों पर आ जाए। अपनी पीठ को अपने हाथों से सहारा दें। अपनी कोहनियों को पास में ले आएं। हाथों को पीठ के साथ रखें और कंधों को सहारा देते रहें। आप ये जो चित्र दिख रहा है उसमें भी देख सकते हैं ऊर्ध्व सर्वांगासन कैसे किया जाता है। कोहनियों को जमीन पर दबाते हुए और हाथों को कमर पर रखते हुए अपनी कमर और पैरों को सीधा रखें। शरीर का पूरा भार आपके कंधों व हाथों के ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए, न कि आपके सर और गर्दन पर। अपने पैरों को सीधा व मजबूत रखें। अपने पैर की एड़ी को इस भांति ऊंचा रखें जैसे आप छत को छूना चाहते हो। अपने पैरों की उंगलियों को नाक की सीध में ले आएं। अपनी गर्दन पर ध्यान दें और उसको जमीन पर न दबाएं। अपनी गर्दन को मजबूत रखें और उसकी मांसपेशियों को सिकोड़ लें। अपनी छाती को ठोड़ी से लगा दें। यदि गर्दन में तनाव महसूस हो रहा है तो आसन से बाहर आ जाएं। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और 30 से 60 सेकंड तक इस आसन में रहें। आसन से बाहर आने के लिए घुटनों को धीरे से माथे के पास लेकर आएं। हाथों को जमीन पर रखें। बिना सर को उठाए धीरे धीरे कमर को नीचे लेकर आएं। पैरों को जमीन पर ले आएं। कम से कम 60 सेकंड के लिए विश्राम करें। इस प्रकार 1 से 5 बार तक ये आसन एक साथ किया जा सकता है। अपने बलाबल के अनुसार इसको करना चाहिए। और जो 30 से 60 सेकंड की बात कही गई है इसका समय अंतराल जैसे मान लीजिए शुरुआत में हो सकता है कि यह आसन 15 सेकंड ही हो पाए, तो धीरे धीरे इसको 30 सेकंड पे, फिर 45 सेकंड पे, फिर 60 सेकंड पे ले जा सकते हैं। और जो लोग अभ्यस्त हैं वो कई बार 1.5 मिनट तक भी करते हैं। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट हुआ, तो उस तरीके से किया जा सकता है। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो ये है कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आंत्र वृद्धि के रोगी इस आसन को ना करें। लाभ: यह ऊर्ध्व सर्वांगासन शरीर को पतला करता है। इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करने से संगीतज्ञों की आवाज अधिक सुरीली हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब सर्वांगासन करते हैं तो हमारे गले की जो नसें हैं और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पे भी दाब जाता है और उसका भी वो भी खुलता है और उसकी मजबूती आती है। तो उस हिसाब से लंबे सुर, आलाप लेना ये सब आसान हो जाता है। यह कमर को शक्तिशाली तथा नितंब को सुंदर और सुडौल बनाता है। यह आसन शरीर से पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। इसके अभ्यास द्वारा पाचन शक्ति बढ़ती है।
इस आसन द्वारा शीर्षासन के लाभ प्राप्त होते हैं। यह गला बढ़ना तथा नेत्र दोष को भी दूर करता है, क्योंकि इस आसन के द्वारा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वैसे नॉर्मल पोजीशन में देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हमारे शरीर के निचले हिस्से में ज्यादा रहता है। हालांकि मस्तिष्क जो है वो सबसे ज्यादा ब्लड का प्रयोग करता है और ऑक्सीजन के कैरिंग के लिए सबसे ज्यादा नजदीक है हमारे हृदय के। उसका कारण यही है। लेकिन ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण आप देखेंगे कि हमारे शरीर का अधिकतर हिस्सा हृदय के नीचे है, जबकि 10 to 15% हिस्सा ही ऐसा है जो हमारे हृदय के ऊपर है, मैक्सिमम 20%। तो इस हिसाब से इसमें जो आसन होता है, इससे हमारे सर की तरफ, चेहरे की मांसपेशियों की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे एक तो चेहरे में चमक आती है, आंखों में तेज आता है और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। हलासन, हलासन आप देख सकते हैं किस तरीके से किया गया है। इस आसन में शरीर की आकृति खेत में बैल द्वारा चलाए जाने वाले हल जैसी होने के कारण इसे हलासन कहते हैं। हलासन हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमारी रीढ़ सदा जवान बनी रहती है और वह लचीली और ताकतवर होती है। हलासन करने का तरीका, इसके लिए सबसे पहले स्वच्छ वातावरण और समतल स्थान पर मैट अथवा दरी बिछा लें। अब इस पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को मैट पर रखें। धीरे धीरे अपने पैरों को एक सीध में ऊपर उठाएं, फिर कमर के सहारे अपने सिर के पीछे ले जाएं। इसे तब तक सिर के पीछे ले जाएं जब तक आपके पैर जमीन को छू न लें। अब अपनी क्षमता के अनुसार इस मुद्रा में रहें और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। सावधानी, रीढ़ संबंधी गंभीर रोग अथवा गले में कोई गंभीर रोग होने की स्थिति में यह आसन न करें। आसन करते वक्त ध्यान रहे कि पैर तने हुए तथा घुटने सीधे रहें। पहली बार करते समय किसी योगा ट्रेनर की निगरानी में ही करें। हाई बीपी में भी किसी डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस आसन को करना चाहिए। हलासन करते वक्त शरीर पे किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। ध्यातव्य है कि अभी जिन भी आसनों की बात हो रही है वो आसान आसन नहीं है और अगर सावधानी से ना किए जाएं तो खिंचाव के कारण कई बार परेशानियां भी हो सकती हैं। तो या तो आपने पहले किया है या किसी प्रशिक्षित और कुशल आसन के ट्रेनर द्वारा आपको सिखाया गया है तो ही इसे करना चाहिए, अन्यथा किसी ना किसी के निर्देशन में किया जाना चाहिए जो इसका एक्सपर्ट है। लाभ, रीढ़ में कठोरता होना वृद्धावस्था की निशानी है। हलासन से रीढ़ लचीली बनती है। मेरुदंड संबंधी नाड़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा होकर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी नहीं आते। हलासन के नियमित अभ्यास से अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, अंग विकार, असमय वृद्धत्व, दमा, कफ, रक्त विकार आदि दूर होते हैं। सिरदर्द दूर होता है। नाड़ी तंत्र शुद्ध बनता है। शरीर बलवान और तेजस्वी बनता है। लीवर और प्लीहा बढ़ गए हों तो हलासन में सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अपान वायु का उत्थान होकर उदान रूपी अग्नि का योग होने से कुंडलनी ऊर्ध्वगामी बनती है। विशुद्ध चक्र सक्रिय होता है। अगर आप वजन कम करने के लिए योगा करते हैं
तो हलासन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह आसन करते वक्त पेट पर जोर पड़ता है, जिससे पेट की चर्बी तो कम होती ही है, वजन भी कम होता है। वजन कम करने में तो फायदेमंद होता ही है, इसका दूसरा फायदा मधुमेह के लिए भी होता है। डायबिटीज के रोगियों को वजन ज्यादा होना काफी हानिकारक होता है, और यही नहीं, इस आसन से रक्त परिसंचरण भी अच्छा रहता है, जिससे मधुमेही के लिए फायदेमंद रहता है। अगर आप रोजाना हलासन करते हैं तो यह पाचन में भी फायदेमंद होता है। यह आसन करने से कब्ज, अपच और भी कई सारी पेट की समस्याओं में लाभदायक सिद्ध होता है, और कई सारी पेट की बीमारियों में राहत मिलता है। बवासीर, जिसे पायल्स भी कहते हैं, एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और निरंतर रहने वाले कब्ज के कारण यह होता है। तो जैसे जैसे कब्ज ठीक होता है, पायल्स में भी इसमें काफी आराम मिलता है। हलासन से थकान को भी दूर कर सकते हैं। दरअसल एक शोध के अनुसार यह आसन रिलैक्स करता है और चिंता को भी कम करने में यह आसन फायदेमंद होता है। इस आसन को नियमित करने से चेहरे में चमक आती है, और इसे करते वक्त खून का जो बहाव है वो सर की तरफ ज्यादा होता है, जिससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं। नियमित हलासन करने से सिर दर्द में भी राहत मिलती है, और यह आसन दिमाग की नसों को राहत दिलाता है और दिमाग को शांत करता है। यह आसन करने से रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन वापस ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर किसी को ब्रेन में कोई ट्यूमर है या गले में कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो ये आसन ना किया जाए। कर्ण पीड़ासन। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्ण पीड़ासन किया गया है। इस तरीके का पोज कर्ण पीड़ासन में बनेगा। सबसे पहले साफ और समतल जगह पर योगा मैट बिछाएं। इसके बाद पीठ के बल लेट जाएं और हाथों और पैरों को एक सीध में रखें। अब हलासन की मुद्रा में आए। सांस छोड़ते हुए पैरों को मोड़ें और घुटनों को कानों के पास लाएं। घुटनों को कानों पर हल्के से दबाएं। इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक रहें। वापस आने के लिए धीरे धीरे हाथों को पीठ के निचले हिस्से पर रखें और घुटनों को सीधा करें। सावधानी, इस आसन को करने में बलपूर्वक कोई भी क्रिया न करें। गर्दन पर ज्यादा दबाव पड़ने पर घुटनों को जमीन पर न लाएं। हाथों और टांगों को समानांतर रखें और गर्दन को टेढ़ा न करें। योगाभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करना आवश्यक है। शुरुआत में किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही यह आसन करें। लाभ, यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और लचीलापन बढ़ाता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है। यह पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह मानसिक स्पष्टता और विश्राम को बढ़ाता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। यह मोटापा, दमा, कान के रोग, बवासीर, कब्ज, रक्त के दोष जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। यह थायराइड ग्रंथियों को मजबूत बनाता है। यह कंधों और गर्दन के दर्द से भी राहत दिलाता है। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। अनिद्रा, बांझपन, साइनाइटिस और पीठ दर्द के लिए फायदेमंद है। शलभासन। शलभासन आप देख सकते हैं किस तरीके से शलभासन होता है। शलभासन एक प्राचीन योग मुद्रा है
जिसका नाम शलभ और आसन दो शब्दों से मिलकर बना है। यह योगाभ्यास करने के दौरान शरीर की आकृति शलभ नाम के एक कीट के समान दिखाई पड़ती है, जिसके अनुसार इस योग का नाम पड़ा है। अंग्रेजी में शलभासन को लोकस्ट पोज के नाम से जाना जाता है। लोकस्ट मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रास हॉपर या टिड्डा, तो उसका उससे मिलता जुलता एक कीट होता है जिसको लोकस्ट बोलते हैं, और उसी की तरह यह आसन दिखाई देता है। यह योगासन शुरुआती अभ्यासकर्ताओं के लिए काफी प्रभावी माना जाता है, जिसकी मदद से पीठ व रीढ़ की हड्डी में लचीलता बढ़ती है और साथ ही पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शुरुआत में शलभासन करने में थोड़ी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अभ्यास की मदद से इसे सही तकनीक के साथ करने में सफलता मिल सकती है। सांस अंदर लेते हुए अपना दायां पैर उठाएं और पैर को सीधा रखें। ध्यान दें कि कूल्हे पर झटका न आए। रोकें, स्थिति को बनाए रखें और सांस लेते रहें। सांस छोड़ें और अपने दाएं पैर को नीचे रखें। प्रक्रिया अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने जंघा के नीचे रख दें। सांस अंदर लेते हुए और दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए कुछ गति के साथ दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाएं। इस स्थिति में वापस रोकें और सांस लेते रहें। सांस छोड़ें, अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं, दोनों हाथों को नीचे से हटा लें और विश्राम अवस्था में आ जाएं। दूसरे कदम पर हाथों को नीचे रखते हुए पूर्ण प्रक्रिया दोबारा से दोहराएं। लाभ: यह आसन पीठ की मजबूती व लचीलापन बढ़ाता है। हाथों और कंधों की मजबूती बढ़ाता है। गर्दन और कंधों की नसों को आराम देता है व मजबूत बनाता है। पाचन क्रिया को सुधारता है और पेट के अंगों को मजबूत बनाता है। आप लोग अगर कभी कभी न्यूज में सुने होंगे तो ये देखे होंगे कि टिड्डियों के दल ने हमला किया और खेत का खेत साफ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि टिड्डियों का पाचन कितना मजबूत होता है कि वो खेत का खेत साफ कर देता है। तो यदि यह आसन आप करते हैं तो आपका पाचन इतना सुदृढ़ हो जाएगा और जो जठराग्नि है इतनी मजबूत हो जाएगी कि अन्य दीपन पाचन की आवश्यकता नहीं होगी और जो पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। धनुरासन। धनुरासन यानी कि धनुष जैसा आसन। आप देख सकते हैं किस तरीके का आकार इसमें बनता है। धनुरासन अर्थात धनु प्लस आसन। धनुष जैसा आसन में शरीर की आकृति सामान्य तौर पर खिंचे हुए धनुष के समान हो जाती है, इसलिए इसको धनुरासन कहते हैं। यह आसन करने के लिए सबसे पहले चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर हाथों से पैरों को पकड़ लें और सांस लेते हुए सिर, छाती और जांघ को ऊपर उठाएं। शरीर के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें और इसी अवस्था में कुछ देर बने रहें। इस दौरान सांस धीरे धीरे लेते और छोड़ते रहें। यह आसन प्रतिदिन 2 से 3 बार 30 से 60 सेकंड के लिए और अभ्यास होने पे 1.5 मिनट तक किया जा सकता है। कई बार धनुरासन को नौका आसन भी कहा जाता है, तो नौका की जैसा आकार भी इसमें होता है, इसलिए इसको नौका आसन भी कहते हैं। सावधान: जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी अथवा डिस्क का अत्यधिक कष्ट हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। पेट संबंधी कोई गंभीर रोग हो
तो भी यह आसन न करें। लाभ: धनुरासन से पेट की चर्बी कम होती है। इससे सभी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम हो जाता है। गले के तमाम रोग नष्ट होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। श्वास की क्रिया व्यवस्थित चलती है। मेरुदंड को लचीला एवं स्वस्थ बनाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द एवं उदर रोगों में लाभकारी आसन है। स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी विकृतियां दूर करता है। मूत्र विकारों को दूर कर गुर्दों को पुष्ट बनाता है। रोज नियमित धनुरासन करने से पेट मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। धनुरासन करते समय पीठ को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे वह मजबूत बनती है और इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत व लचीली होती है। इसके नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोज नियमित धनुरासन करने से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बनता है और एसिडिटी, अजीर्ण, खट्टी डकार में भी राहत मिलती है। हाथ और पेट के स्नायु को पुष्ट करता है। वृक्क यानी कि किडनी के संक्रमण से भी निजात मिलती है। उष्ट्रासन: आप उष्ट्रासन देख रहे हैं। उष्ट्रासन करने का तरीका इस प्रकार है। चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं। कूल्हे पर दोनों हाथ रखें। घुटनों और कंधों के बीच की दूरी एक जैसी हो। पैरों के तलवे आसमान की तरफ हों। पीछे की ओर झुकते हुए हाथों से पैरों के तलवे छुएं। सांस लेते हुए पेट को आगे की तरफ खींचें। गर्दन पर दबाव न डालें। इस स्थिति में सांस लें और छोड़ें। फायदे: इसे ऊंट मुद्रा भी कहा जाता है। उष्ट्रासन करने से पीठ और कंधों को मजबूती मिलती है। यह कमर दर्द से राहत दिलाता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। यह अनियमित मासिक धर्म की समस्या से राहत दिलाता है। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से ये पोस्चर बना है, उससे पेल्विक मसल्स और जो हमारी मूत्र संबंधित अंग हैं, उन पे विशेष तौर पे दबाव पड़ रहा है, तो उस हिसाब से उस तंत्र की कार्य क्षमता बढ़ती है। फायदे: छाती, दिल और पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाता है। यह वक्षों का आकार सही करता है। यह पेट, डबल चिन और कमर के मोटापे को भी कम करता है। यह दिल को सक्रिय करता है, जिससे थकान दूर होती है। यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और अनाहत चक्र को खोलता है। चक्रासन: चक्रासन जैसा नाम से द्योतित होता है। चक्र जैसा आसन, ऐसा आसन जिसको करते समय चक्र जैसी आकृति बनती। संस्कृत में चक्रासन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको व्हील पोज कहते हैं या ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। व्यायाम के रूप में योग में एक पीछे झुकने वाला यह आसन है। आसन के सामान्य रूप में अभ्यासकर्ता के हाथ और पैर फर्श पर होते हैं और पेट आकाश की ओर ऊपर की ओर होता है। इसे पीठ के बल लेटकर या कम कठोर पीठ के बल झुककर किया जा सकता है, जैसे कि सेतुबंध सर्वांगासन, ये जिसको ब्रिज पोज भी कहा जाता है। कुछ उन्नत अभ्यासकर्ता ताड़ासन से पीछे की ओर झुककर या दीवार पर पीठ टिकाकर हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर और हाथों को दीवार से नीचे फर्श की ओर ले जाकर व्हील पोज में जा सकते हैं। उन्नत अभ्यासकर्ता व्हील को इसके किसी भी रूपांतर के साथ, अन्य बैक बेंड के साथ
जैसे कि द्विपाद, विपरीत, दंडासन या ताड़ासन में खड़े होने के लिए पीछे की ओर धक्का देकर भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़िए, एड़ियां नितंबों के समीप लगी हुई हो। दोनों हाथों को उल्टा करके कंधों के पीछे थोड़ा अंतर पर रखें, इससे संतुलन बना रहता है। श्वास अंदर भरकर कट प्रदेश एवं छाती को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे हाथ एवं पैर को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाए। आसन छोड़ते समय शरीर को ढीला करते हुए भूमि पर टिका दें। फायदे: चक्रासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है। यह आसन शरीर में स्फूर्ति और शक्ति बढ़ाता है। यह आसन कटी पीड़ा, श्वास रोग, सिर दर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस में फायदेमंद होता है। यह आसन हाथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह आसन महिलाओं के गर्भाशय के विकारों को दूर करने में मदद करता है। यह आसन शरीर और मानसिक तनाव को भी कम करता है। इस आसन से आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद मिलती है। यह आसन पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है। यह आसन शरीर के रक्त परिसंचरण को सुधारता है और रक्त को शुद्ध करता है। यह आसन शारीरिक सहन शक्ति और ताकत बढ़ाने में भी मदद करता है। सावधानी: अगर आपको कमर में कोई चोट लगी है या दर्द है तो चक्रासन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक स्ट्रेचिंग के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है या सर्जरी हुई है तो भी चक्रासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हृदय संबंधी समस्या है तो भी चक्रासन नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर हो या ग्लूकोमा हो तो भी चक्रासन नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम, टेंडोनाइटिस या गठिया जैसी कोई बीमारी है तो चक्रासन नहीं करना चाहिए। हालांकि गठिया की बीमारी में यदि आप गठिया कंट्रोल किए हुए हैं और जिस समय यह आसन कर रहे हैं उस समय कोई विशेष दर्द नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो चक्रासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको चक्कर, सिर दर्द या दस्त है तो भी चक्रासन नहीं करना चाहिए। अगर अभी मोतियाबिंद की सर्जरी हुई है तो भी चक्रासन अवॉइड करना चाहिए। चक्रासन करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना जरूरी है। चक्रासन करना कठिन काम है, इसलिए अपनी क्षमता से ज्यादा चक्रासन पे जोर न डालें। जानु शीर्षासन: आप सामने चित्र देख पा रहे हैं, ये जानु शीर्षासन है। जानु शीर्षासन सिर से घुटने तक की मुद्रा या सिर से घुटने तक आगे की ओर झुकना एक बैठा हुआ योगासन है। यह कई शारीरिक और मानसिक फायदे देता है। जानु शीर्षासन करने का तरीका: सबसे पहले स्वच्छ वातावरण में योग मैट बिछाकर उस पर पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर तलवों को बाएं पैर की जांघ से सटाकर रखें। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अपने दोनों हाथों से बाएं पैर की उंगलियों को पकड़कर अंदर अर्थात सिर की तरफ खींचें। तत्पश्चात नाक को झुकाते हुए बाएं पैर के घुटनों से लगाएं। फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए दाएं पैर को सीधा करें। पुनः इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से करें। यह आसन कंधे, कमर और जांघ और रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। इस योगाभ्यास से पेट दर्द ठीक होता है क्योंकि यह मुद्रा रीढ़ में रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है। जानु शीर्षासन शरीर के
संपूर्ण अंगों की कठोरता को दूर करता है। घुटनों और टखनों में दर्द या मोच होने पर जानु शीर्षासन का अभ्यास काफी लाभदायक होता है। यह आसन कुबड़ के उपचार में कारगर साबित होता है। यह आसन तनाव एवं अवसाद को दूर करके मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है। इसका निरंतर अभ्यास पाचन तंत्र में सुधार करता है। इस आसन से गुर्दे एवं यकृत को उत्तेजना मिलती है, जिससे उसके कार्य प्रणाली में सुधार होता है। सिर दर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और साइनस जैसी समस्याओं में भी यह आसन बेहद लाभप्रद है। यह आसन महिलाओं में होने वाली रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करता है, साथ ही मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को दूर करता है। यह पुरुषों के प्रमेह और महिलाओं में होने वाले श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर जैसे रोगों में भी काफी कारगर है। योगाभ्यास के दौरान जो सावधानियां रखनी चाहिए वो इस प्रकार है। इस योग के दौरान शरीर पर शारीरिक क्षमता से अधिक दबाव न डालें। जानु शीर्षासन को झटका या बलपूर्वक करने से बचें। जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्से में तीव्र दर्द हो, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अल्सर से पीड़ित लोगों को इस आसन से बचना चाहिए। दमा और टीबी वाले रोगियों को जानु शीर्षासन किसी योग गुरु के देख रेख में करना चाहिए। तो आज हमने कुछ योगासनों की बात की। इसके अलावा कुछ योगासन रह जाते हैं जो दूसरे भाग में बात करेंगे। योगासन, जो भी योगासन की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं एक तरीके से, जिसमें एक पोजीशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेवल तक स्ट्रेचिंग की जाती है और उसके हिसाब से आपकी मांसपेशियों की और बोन की जिसको बोलते हैं ना इलास्टिसिटी बढ़ती है और डक्टिबिलिटी बढ़ती है। खिंचाव झेलने की और प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ती है। तो इस तरीके से आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। यान कांच पापान जन्मांतर कृतान च तान तान प्रयक्षणा प्रदक्षिणा पदे पदे, जो भी त्रुटियां हुई हूँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार वैद्य श्री सुधेंद्र त्रिपाठी साहब का, जिन्होंने आज आसन के बारे में बढ़िया जानकारी दी। आसन जो दुबला पतला है वो उस आसन ज़्यादा कर सकता है। जो मेदेस्वी लोग हैं वो आसन कम कर सकते हैं। जो पहले से आसन करने की जो प्रैक्टिस की है वो मेदेस्वी होने पर भी कुछ आसन कर सकते हैं, वरना तो जो पतलापन हो, सिंगल बॉडी हो तो आसन करने में सहूलियत रहती है। आज त्रिपाठी साहब ने पश्चिमोत्तानासन, हलासन, कर्ण पीडासन, शलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, चक्रासन और जानु शीर्षासन के बारे में बताया। पश्चिमोत्तानासन थोड़ा हार्ड है, अघरा है। बाकी हलासन कर सकते हैं। जो मेदस्वी लोग हैं वो हलासन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कर्ण पीडासन वो भी कर सकते हैं। शलभासन तो अच्छा है, शलभासन कर सकते हैं। लोकस्ट मीन्स तीड़, जो खेतों में बहुत सारे पाए जाते हैं। तीड़ हरे रंग के होते हैं और दूसरे कलर के भी होते हैं, हरे रंग के ज़्यादा होते, बड़े बड़े तीड़ होते वो, तो उसके आकार के ये शलभासन।
धनुरासन वो प्रैक्टिस करने वालों कर सकते हैं। जानु शीर्षासन वो थोड़ा इजी है, वो कर सकते हैं सभी लोग। बाकी बहुत बढ़िया जानकारी थी। आगे भी आसन के बारे में जानकारी देंगे। त्रिपाठी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सरस वक्तव्य रहा और बढ़िया जानकारी मिली। आभार। सरस सरस।